वेलकम स्टूडेंट। आज की इस वीडियो हम देखने वाले हैं बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो 50 से भी ज़्यादा होने वाले हैं। और ये कौन से चैप्टर से होने वाले हैं? ये होने वाले कोशिका से। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? जो सेल है यानी जो सेल, ये जो शब्द है ये किस वैज्ञानिक ने दिया था? आपका ऑप्शन है लिनियस, ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट हुक और बर्जील। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रॉबर्ट हुक। यानी रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम सेल नाम शब्द का उपयोग किया था और दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, कोशिकाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? यानी चार ऑप्शन में कौन सा सही नहीं है? चलिए पढ़ते हैं एक एक करके। ऑप्शन ए पे है कोशिकाओं का आकार और आयाम विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं, ये तो सही है। ऑप्शन बी पे है कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, कोशिका तो बदलते हैं, ये भी सही बोल रहा है। प्रत्येक कोशिकाओं में विभाजन की अपनी अपनी क्षमता होती है, ये भी सही बात है। ऑप्शन डी पढ़ते हैं सभी कोशिकाओं में एक प्रकार का एक कोशिकीय विभाजन होता है। एक प्रकार का कोशिकीय विभाजन सभी में नहीं होता, यानी ऑप्शन डी गलत है। और यही पूछ रहा था गलत कौन है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी कोशिका है? सबसे छोटी कोशिका आपको बताना है। ऑप्शन ए पे है माइक्रोप्लाज्मा, ऑप्शन बी पे है अमीबा, ऑप्शन सी पे है श्वेत रक्त कणिका यानी इसी को बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल, और ऑप्शन डी पे है लाल रक्त यानी आरबीसी। तो बताना है आपको इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही ऑप्शन है। तो ऑप्शन ए माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका होती है, यानी इस सवाल का सही आंसर ऑप्शन ए माइक्रोप्लाज्मा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जीव द्रव यानी प्रोटोप्लाज्म जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, ये जो शब्द है सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला कौन है? यानी जो जीव द्रव जो शब्द है ये सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, किसने दिया था? ऑप्शन ए पे है डार्विन, ऑप्शन बी पे है पुरकिंजे, ऑप्शन सी पे है जॉन और ऑप्शन डी पे है हेक्सले। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही आंसर है। तो पुरकिंजे ने सबसे पहले, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, पुरकिंजे ने सबसे पहले जीव द्रव यानी प्रोटोप्लाज्म शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। चलिए पांचवा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन आपके सामने आया कि जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है, यह कथन किसका है? यानी जीव द्रव भौतिक आधार है, ये किसने कहा था? ऑप्शन ए पे है स्लाइडेन, ऑप्शन बी पे है लैमार्क, ऑप्शन सी पे है हेक्सले, ऑप्शन डी पे है डार्विन। ये हेक्सले हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो किसने कहा था कि जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है? तो ऑप्शन सी हेक्सले। हेक्सले ने कहा था कि जो जीव द्रव है हमारे जीवन का भौतिक आधार है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो छठा क्वेश्चन आपके सामने आया कि कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव कहलाता है, ठीक है। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव कहलाता है। यह किससे बना होता है? यानी जो जीव द्रव है वो किससे बना होता है? चलिए ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। केवल कोशिकीय द्रव, कोशिका द्रव और केंद्र द्रव, केवल केंद्रक द्रव। तो ऑप्शन डी पे क्या है? कोशिका द्रव, केंद्र द्रव और अन्य कोशिकांग। तो किससे बना होता है जीव द्रव? तो ये तीनों से मिलकर बना होता है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सातवां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन आपके सामने आया कि कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? यानी कौन सी ऐसी कोशिका है जो जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है? चलिए पढ़ते हैं। ऑप्शन ए पे है राइबोसोम, ऑप्शन बी पे है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी पे है लाइसोसोम और ऑप्शन डी पे है सेंट्रियोल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सेंट्रियोल, यानी ये जो है वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन आपके सामने आया है कि निम्नलिखित में कौन सा सबसे बड़ा कोशिकांग है? आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से सबसे बड़ा कोशिकांग कौन है, यानी कोशिका का अंग सबसे बड़ा कौन है? क्या गुणसूत्र है, या माइटोकॉन्ड्रिया है, या प्लास्टिड है, या गोल्जी बॉडी है? इसका सही आंसर हो जाएगा प्लास्टिड। और ये जो प्लास्टिड है वो किस में पाया जाता है? आपको कमेंट में लिखना है, जंतु कोशिका में या पादप कोशिका में। आपको कमेंट में लिखना है कि प्लास्टिड किस में पाया जाता है, या दोनों में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नौवां क्वेश्चन। नौवां क्वेश्चन आपके सामने है कि पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? यानी पादप कोशिका लगभग ऐसा होता है चौकोट, इसका जो बाहरी आवरण है यानी बाहरी भाग है ये क्या कहलाता है? ये क्या कहलाता है? चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं, कोशिका झिल्ली। ऑप्शन बी पे है कोशिका भित्ति, ऑप्शन सी पे है टोनोप्लास्ट और ऑप्शन डी पे है अंतर्द्रव्य जालिका। तो चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो होती है वो पादप कोशिकाओं के
बाहरी आवरण में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन आया फिर सेल वॉल से क्वेश्चन, यानी कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति क्या होती है? पारगम्य होती है या अर्ध पारगम्य होती है या चयनात्मक पारगम्य होती है या अपारगम्य होती है? आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। तो कोशिका भित्ति जो होती है वो पारगम्य होती है, यानी उससे पदार्थ आ जा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 निम्नलिखित पोषक तत्वों में से कौन सा एक पौधों की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है? संरचनात्मक घटक है। तो ऑप्शन ए पे है मैग्नीज, ऑप्शन बी पे है पोटेशियम, ऑप्शन सी पे है फास्फोरस, ऑप्शन डी पे है कैल्शियम। तो कौन सा घटक है? ऑप्शन डी कैल्शियम इज द राइट आंसर होगा। कैल्शियम जो है वो एक संरचनात्मक घटक है। चलिए 12वां क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 12वां क्वेश्चन आपके सामने आया कि निम्नलिखित में से क्या कोशिकाओं को एक निश्चित आकार प्रदान करती है? यानी इन चारों में से कौन जो है कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करती है? इसका सही जवाब क्या होगा? पहला है माइटोकॉन्ड्रिया, फिर है राइबोसोम, झिल्ली या नाभिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी झिल्ली। झिल्ली जो होती है वो कोशिका को निश्चित आयाम प्रदान करती है, आकार प्रदान करती है। चलिए 13वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है? यानी पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है। इन चारों में से कौन सा है जो सिर्फ पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है? ऑप्शन ए पढ़ेंगे कोशिका भित्ति, अच्छा ये भी पाया जाता है कोशिका भित्ति में। लवक भी पाया जाता है कोशिका भित्ति में, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, पादप कोशिका में। रिक्तिकाएं भी पाए जाते हैं पादप कोशिकाओं में। यानी ये जो तीनों है इनमें से सभी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। यानी ये तीनों जो होते हैं वो पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। चलिए 14 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही हल्का सवाल। और इन बताना है कि इन चारों वैज्ञानिक में से कौन सा वैज्ञानिक है जो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी? और आपके ऑप्शन है अल्टमैन, डी ड्यूवे, पैलाडे और टी बोवेल। इसका सही जवाब हो जाएगा ए, ऑप्शन ए अल्टमैन। अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। चलिए 15वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा कि कोशिका का ऊर्जा गृह यानी पावर हाउस किसे कहा जाता है? यानी जो हमारी कोशिका होते हैं उसमें से ऊर्जा गृह किसको माना जाता है? ये आपको पता होगा अगर आपने सेल पढ़ा हुआ है तो। आपके ऑप्शन है गोल्जी बॉडी यानी गोल्जी काय, ऑप्शन बी है न्यूक्लियस, ऑप्शन सी है राइबोसोम, ऑप्शन डी है माइटोकॉन्ड्रिया। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसे ही हम लोग बोलते हैं ऊर्जा गृह। कोशिका का ऊर्जा गृह कौन कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए 16वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन आपसे पूछा है कि यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे, यानी माइटोकॉन्ड्रिया काम बंद करने दे, तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा, कौन सा कार्य रुक जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया अगर बंद हो जाएगा काम करना तो कौन सा जो कार्य है वो बंद हो जाएगा? आपके ऑप्शन है भोजन का अपकरण नहीं होगा, या भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा, भोजन का पाचन नहीं हो पाएगा, या भोजन का अवशोषण नहीं हो पाएगा। तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए 17वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन आपसे पूछा है कि माइटोकॉन्ड्रिया के भीतरी वलन क्या कहलाती है? यानी माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है इसकी भीतरी वलन क्या कहलाती है? इसकी भीतरी वलन जो होती है यानी भीतरी पार्ट, इसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए पे क्रिस्टी, ऑप्शन बी पे ऑक्सीसोम, ऑप्शन सी पे है मैट्रिक्स और ऑप्शन डी पे है माइक्रोप्लाज्म। तो माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी वलन क्रिस्टी कहलाती है। आपको याद रखना है क्या कहलाती है? क्रिस्टी। चलिए 18वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन आपके सामने आया है कि माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? यानी इन चारों में से माइटोकॉन्ड्रिया किसमें होता ही नहीं है, आपको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए ईस्ट, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी जीवाणु या ऑप्शन डी हरे शैवाल। ईस्ट में होता है माइटोकॉन्ड्रिया, कवक में भी होता है, हरे शैवाल में भी होता है। यानी किस में नहीं होता है? तो इसमें अनुपस्थित होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जीवाणु में नहीं होता है। चलिए 19वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन आपके सामने आया कि माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में एटीपी का संश्लेषणकारी रासायनिक अभिक्रिया होती है? यानी जो एटीपी होती है इसका संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में होती है, आपको ये बताना। तो आपके ऑप्शन है, पहला पे है बाह्य झिल्ली, ऑप्शन बी पे है माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए में, ऑप्शन सी है आंतरिक झिल्ली या ऑप्शन डी मैट्रिक्स। आपको बताना है कि जो एटीपी है वो कहाँ संश्लेषण होती है। तो एटीपी का ऊर्जा संश्लेषण होता है माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं 20वां क्वेश्चन की ओर।
20वां क्वेश्चन आपके सामने आया कि निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में डीएनए होता है। आपको बताना है इन चारों में से किस में डीएनए पाया जाता है। आपके ऑप्शन है गोल्जी बॉडी यानी गोल्जी उपकरण, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम और अंतःद्रव जालिका। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा बी, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। चलिए इसका क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपन्न नहीं होगा? सेम नहीं मतलब उसके रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी राइबोसोम अगर बंद हो जाए काम करना तो कौन सा काम संपन्न नहीं हो पाएगा, तो ये बताना। तो पहला ऑप्शन है आपके सामने श्वसन, बी है उत्सर्जन, तीसरा है प्रोटीन संश्लेषण और ऑप्शन डी है कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण। तो आपको सही जवाब बताना है। तो अगर राइबोसोम अनुपस्थित हो जाए तो प्रोटीन का संश्लेषण नहीं हो पाएगा, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए 22 क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? अभी जस्ट इसके पिछले वाला इससे रिलेटेड है। आपके ऑप्शन है गोल्जी बॉडी यानी गोल्जिकाय, ऑप्शन बी पे है राइबोसोम, ऑप्शन सी पे है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी पे है सेंट्रोसोम। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी राइबोसोम। राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। 23 क्वेश्चन आ गया और ये क्वेश्चन है कोशिका द्रव में उपस्थित पतली, शाखित और झिल्लीदार और अनियमित नालिकाओं से बना जाल क्या कहलाता है? आपको बताना है। जो पतली होती है और शाखीय प्रकार की होती है और झिल्लीदार होती है और अनियमित नालिक उसमें बने होते हैं, वो जाल क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है गोल्जिकाय, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी राइबोसोम, ऑप्शन डी अंतःद्रव जालिका। तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी अंतःद्रव जालिका। अंतःद्रव जालिका होते हैं वही होती है पतली शाखित झिल्लीदार। चलिए 24वां क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 24वां क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल क्या है, यानी प्रोटीन कौन से स्थान, कोशिका में कौन से स्थान पे निर्माण होता है? आपके ऑप्शन है लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी बॉडी। आपको बताना है कि 24 का आंसर कौन होगा। तो प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? ये लगभग तीसरा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ये राइबोसोम में बनता है प्रोटीन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए 25वां क्वेश्चन देखते हैं हम। कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल, यानी कोशिका श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? गोल्जी बॉडी में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, राइबोसोम में होता है या लाइसोसोम में होता है? कहाँ पे ऑक्सी श्वसन होता है, यानी कहाँ पे? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान दें तो। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय श्वसन होता है। चलिए 26वां क्वेश्चन देखते हैं। 26वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि अवर्णक यानी ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? कहाँ पाए जाते हैं? इन चारों में से बताना है कि जो प्लांट में जो अवर्णक ल्यूकोप्लास्ट होता है वो कहाँ पाए जाते हैं। आपके ऑप्शन है जड़ों की कोशिकाओं में, ऑप्शन बी है तनों की कोशिकाओं में, ऑप्शन सी है पत्तियों की कोशिकाओं में, ऑप्शन डी है फूलों की कोशिकाओं में। तो अवर्णक लवक होता है जो जड़ों की कोशिकाओं में पाया जाता है। ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 27वां क्वेश्चन देखते हैं। 27वां क्वेश्चन है फूलों और बीजों विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। मतलब फूलों और बीज को जो रंग होता है वो किसके सहायता से मिलता है, यानी कौन प्रदान करता है? ऑप्शन ए है ल्यूकोप्लास्ट, ऑप्शन बी है क्रोमोप्लास्ट, ऑप्शन सी है क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन डी है टोनोप्लास्ट। तो कौन प्रदान करता है? 27 का क्रोमोप्लास्ट, यानी क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो फूलों और बीजों को रंग प्रदान करता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 27 का ऑप्शन बी क्रोमोप्लास्ट। 28वां क्वेश्चन देखेंगे। पूछ रहा है कि पत्तियों को हरा रंग कौन प्रदान करता है? पत्तियों को हरा रंग कौन प्रदान करता है? ऑप्शन ए है क्रोमोप्लास्ट, ऑप्शन बी है क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी है ल्यूकोप्लास्ट, ऑप्शन डी है टोनोप्लास्ट। तो ये क्लोरोफिल के कारण पत्तियां हरा दिखती है, ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट के कारण हरा दिखती है। चलिए 29वां क्वेश्चन देखते हैं। 29वां क्वेश्चन आपके सामने है कि कोशिकाओं में आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? कोशिका में जो आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? आपके ऑप्शन है लाइसोसोम, ऑप्शन बी है राइबोसोम, ऑप्शन सी है न्यूक्लियोसोम और डी है गोल्जी बॉडी। आप लोगों को बताना है कि कोशिका आत्महत्या की थैली, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन होता है ये। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या कहलाता है? आत्महत्या की थैली। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 29 का ऑप्शन ए। चलिए 30वां क्वेश्चन देखते हैं। लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम, लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिसमें जीव द्रव को भुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है, वह क्या कहलाती है? आपको बताना है कि जो लाइसोसोम में पाया जाने वाला एंजाइम होता है
वो घुला देता है, नष्ट कर देता है। इस क्षमता को क्या कहते हैं हम लोग? तो ऑप्शन ए पे है सेल शेप, ऑप्शन बी पे है साइटोप्लाज्म, ऑप्शन सी पे है न्यूक्लियोप्लाज्म, ऑप्शन डी पे है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। इसी क्षमता को हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बोलते हैं। सॉरी, चलिए एक तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आया है कि 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ। अच्छा, ये पूछ रहा है कि 80% पदार्थ, इन चारों में से 80% पदार्थ प्रोटीन, वसा, खनिज और जल, यानी इन चारों में से 80% से भी अधिक सेल में क्या पाया जाता है? इन चारों में से आपको बताना है। प्रोटीन पाया जाता है 80% सेल में, या वसा पाया जाता है, या खनिज पाया जाता है, या जल पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जल। यानी कोशिकाओं में 80% से भी अधिक जल पाया जाता है। चलिए 32वां क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 32वां क्वेश्चन आपके सामने आया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक मुख्य रूप से पाचक एंजाइमों में संचायक की तरह कार्य करते हैं? पाचक एंजाइमों में संचायक की तरह कार्य करती है। ऑप्शन ए है लाइसोसोम, ऑप्शन बी है राइबोसोम, ऑप्शन सी है धानी, ऑप्शन डी है लाइसोसोम। तो बताना है कौन सा पाचक की तरह कार्य करती है। तो लाइसोसोम जो होता है वो पाचक की तरह कार्य करते हैं, पाचक एंजाइम का कार्य करते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 33 की ओर बढ़ेंगे तो 33वां क्वेश्चन आपके सामने आया है कि किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? यानी इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो पादप कोशिका और जो जंतु कोशिका उसको भिन्न बनाती है? यानी ऑप्शन ए है क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी है कोशिका भित्ति, ऑप्शन सी है कोशिका कला और ऑप्शन डी है केंद्रक। तो 33वां का सब राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कोशिका भित्ति। इसी के कारण दोनों अलग विभेदित होती हैं। चलिए 34 क्वेश्चन देखते हैं। 34 है गोल्जी कार्य का मुख्य कार्य क्या है? गोल्जी बॉडी का कार्य क्या है? आपको ये बताना, गोल्जी बॉडी का कार्य क्या है? ऑप्शन ए पे श्वसन, कोशिका विभाजन शुरू करना, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी है पदार्थ रस उत्सर्जन और ऑप्शन डी है श्राव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, श्रावित। श्रावित करता है गोल्जी बॉडी। चलिए 35 देखते हैं। कोशिका का सफाई घर किसे कहा जाता है? कोशिका का सफाई घर। ऑप्शन ए ल्यूकोप्लास्ट, ऑप्शन बी क्रोमोप्लास्ट, ऑप्शन सी रिक्तिका, ऑप्शन डी क्लोरोप्लास्ट। तो आपको बताना है पहले इसका आंसर क्या होगा। तो क्लोरोप्लास्ट होता है वो सफाई। ओ सॉरी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलती है, सफाई नहीं होगा, रसोई घर होगा। सुधार लीजिएगा, जो कोशिका होती है रसोई घर, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। रसोई घर किस क्या बोलते हैं हम लोग? रसोई घर। ये सफाई नहीं होगा, सॉरी। क्लोरोप्लास्ट को बोलते हैं रसोई घर। चलिए अगला क्वेश्चन 36 की ओर बढ़ते हैं। 36वां क्वेश्चन आपके सामने आया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य चिकने यानी सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जालिक द्वारा संपन्न नहीं होता? यानी चिकना जो होता है, सॉफ्ट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन सा संपन्न कार्य, मतलब कार्य नहीं करता है? द्रवों का अभिगमन, प्रोटीन का संश्लेषण, स्टीरॉयड हार्मोन का संश्लेषण या लिपिड का संश्लेषण। तो आपको बताना है सही आंसर क्या होगा 36 का प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है वो स्मूथ यानी रेटिकुलम नहीं करता। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 37 की ओर बढ़ेंगे। 37 है कौन सा अंगक प्राय जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? यानी इन चारों में से कौन सा ऐसा कोशिकांग है जो जंतु कोशिका में होता ही नहीं है? ऑप्शन ए लवक, ऑप्शन बी गोल्जी बॉडी, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी अंतःद्रव जालिका। ये जो बी से लेकर डी है तीनों पाया जाता है लवक। ऑप्शन ए नहीं पाया जाता है जंतु कोशिका। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 38वां क्वेश्चन, लाइसोसोम कार्य करता है। लाइसोसोम का कार्य क्या है ये बताना है आपको। लाइसोसोम का कार्य क्या है? क्या प्रोटीन का संश्लेषण करता है लाइसोसोम? नहीं। प्रोसेसिंग तथा पैकेजिंग में, अंतःद्रव कोशिका पाचन में या वसा संश्लेषण में? बताना है आपको लाइसोसोम का कार्य है क्या है। तो ये अंतःद्रव जालिका पाचन में करता है, यह पाचन में कार्य करता है। ये लगभग दूसरा क्वेश्चन रिपीट हुआ है ये।
चलिए 39 क्वेश्चन देखेंगे कि डीएनए का सिद्धांत को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। डीएनए का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था सर्वप्रथम। पहला है वाटसन तथा क्रिक ने, ऑप्शन बी पे फ्रेडा तथा होल्डाने ने, ऑप्शन सी पे लेमार्क तथा डार्विन ने, डी है ह्यूगो तथा डी ब्रिज ने। बताना है इसमें से कौन सा सही आंसर होगा। तो वाटसन एवं क्रिक ने दिया था डीएनए का सिद्धांत। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। न्यूक्लियस की खोज यानी केंद्रक का खोज सर्वप्रथम किसने किया था। ऑप्शन ए पे है ल्यूगेनहॉक, ऑप्शन बी पे है स्वान, ऑप्शन डी पे है स्लाइडेन, ऑप्शन डी पे है ब्राउन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ऑप्शन डी ब्राउन। ब्राउन ने सर्वप्रथम न्यूक्लियस यानी केंद्रक की खोज की थी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए 41वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 41वां क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती है। कोशिका की जो क्रियात्मक गतिविधियां ये कौन नियंत्रित करता है। आपके ऑप्शन है कोशिका द्रव या कोशिका द्रव, माइटोकॉन्ड्रिया, जीव द्रव या केंद्रक। जो कोशिका को जो कोशिका इस पूरे कोशिका को कौन नियंत्रित करता है। तो न्यूक्लियस यानी केंद्रक। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए 42 पढ़ेंगे। 42 पे है गुणसूत्र क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र क्रोमोसोम शब्द किसने प्रदान किया था। यानी जो गुणसूत्र है जो क्रोमोसोम है ये जो शब्द है ये किस वैज्ञानिक ने प्रदान किया था। आपके ऑप्शन है हॉफ मिस्टर, ऑप्शन बी वाल्डेयर, ऑप्शन सी सटन, ऑप्शन डी बैबर। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ऑप्शन बी वाल्डेयर। वाल्डेयर ने सर्वप्रथम गुणसूत्र नामक शब्द का इस्तेमाल किया था और प्रदान किया था। चलिए 43 क्वेश्चन पढ़ेंगे। 43 पे है अंतर्द्रव जालिका यानी ईआर का फुल फॉर्म क्या होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी इसकी खोज किसने की थी आपको बताना है। सटन ने की थी, पोर्टर ने की थी, वाटसन ने की थी या गार्डनर ने की थी। तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन बी पोर्टर हो जाएगा। पोर्टर ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज की थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 44 की ओर बढ़ेंगे। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है। यानी केंद्रक किसमें होता नहीं है। क्या जीवाणुओं में नहीं होता है, हरे शैवाल में नहीं होता है, कवकों में नहीं होता है, लाइकेन में नहीं होता है। इन तीनों में उपस्थित होता है। यानी किसमें उपस्थित नहीं होता है। जीवाणुओं में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जीवाणुओं में केंद्रक की अनुपस्थिति होती है। चलिए 45वां क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। 45 क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि द्विगुणिक संख्या यानी 2n गुणसूत्र में पाए जाते हैं। यानी 2n गुणसूत्र इन चारों में से किसमें पाए जाते हैं। आपके ऑप्शन है ए गामेट, ऑप्शन बी अंडा में, ऑप्शन सी शुक्राणु में और ऑप्शन डी ओफियोग्लोसिस में। तो 2n गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं। ओफियोग्लोसिस इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी ओफियोग्लोसिस। चलिए 46वां क्वेश्चन देखते हैं। 46वां क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्धपारगम्य है। यानी कोशिका झिल्ली है या प्लाज्मा झिल्ली है या कोशिका भित्ति है या केंद्रक है। इसमें बताना है आपको कौन सा है जो अर्धपारगम्य है। यानी जो अर्धपारगम्य, इसका क्या हो जाएगा। कोशिका झिल्ली जो होती है वो अर्धपारगम्य होती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए 47 देखेंगे। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है। अगर हमको न्यूक्लियस से बाहर हम जाना चाहेंगे यानी ये हो जाएगा आपका सेल, ये आ जाएगा आपका न्यूक्लियस। तो इस क्षेत्र में किस भाग में मिल सकता है हमको डीएनए। इस भाग में क्या क्या होता है। गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या अंतर्द्रव्य जालिका। इनमें से किस में होता है जो डीएनए पाया जाता है। तो किस में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 48 क्वेश्चन देखेंगे। 48 क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक में लाइसोसोम बनता है। आपको बताना है कि लाइसोसोम का निर्माण किस कोशिका के अंग में बनता है। और आपके ऑप्शंस हैं केंद्रक, ऑप्शन बी है अंतर्द्रव जालिका, ऑप्शन सी है गोल्जिकाय और ऑप्शन डी है माइटोकॉन्ड्रिया। तो कोशिका अंगक लाइसोसोम कहाँ बनता है। लाइसोसोम बनता है गोल्जी बॉडी में यानी गोल्जिकाय। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 49 का देखेंगे। 49 में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वह कोशिकांग है जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में नहीं जाता है, मतलब नहीं भाग लेता है।
प्रकाश संश्लेषण क्रिया में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन ए कोशिका भित्ति, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी प्लाज्मा झिल्ली, ऑप्शन डी राइबोसोम। तो 49 का क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वो प्रकाश संश्लेषण में भाग नहीं लेती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए 50वां क्वेश्चन देखेंगे। 50वां क्वेश्चन आपके सामने आया है कि प्रोकैरियोटिक जीवों में नाभिकीय क्षेत्र एक झिल्ली द्वारा घिरा हुआ नहीं होता है। ठीक है, इस अपरिभाषित अविकसित नाभिकीय क्षेत्र को किस रूप में जाना जाता है, बताइए। आपको प्रोकैरियोटिक जीवों में नाभिकीय क्षेत्र एवं झिल्ली द्वारा घिरा नहीं होता है, इस अविकसित नाभिकीय क्षेत्र को किस रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए है न्यूक्लियस क्षेत्र, ऑप्शन बी है केंद्रकाव, ऑप्शन सी है कोशिका द्रव्य और ऑप्शन डी है न्यूक्लियोइड। तो 50 का हो जाएगा केंद्रकाव जो होता है वो झिल्ली द्वारा घिरा नहीं होता है, नाभिकीय क्षेत्र द्वारा घिरा नहीं होता। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए 51 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 51 बोल रहा है कि एक कोशिकीय जीवों की स्थिति में अतिरिक्त जल और अपशिष्ट को निकलने में निम्नलिखित में कौन सा कोशिकांग एक भूमिका निभाता है। ऑप्शन ए है लाइसोसोम, ऑप्शन बी है धानी, ऑप्शन सी है गोल्जी काय, ऑप्शन डी है अंतःद्रव्यजालिका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, धानी जो होती है वो सहायता प्रदान करती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 52 की ओर बढ़ेंगे तो बोल रहा है कि कोशिका क्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा निम्नलिखित में से किसे कहते हैं। ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं, ग्लूकोज को कहते हैं, एटीपी को कहते हैं, एडीपी को कहते हैं या फैटी अम्ल को कहते हैं। तो एटीपी को हम लोग कहते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऊर्जा मुद्रा, ऑप्शन बी एटीपी। 53 क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 53 क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति होती है, क्या जीवाणु में कोशिका भित्ति होती है, पौधों में होती है, कवकों में होती है या मानवों में होती है। तो सिर्फ ये पादपों में पाए जाते हैं, यानी पौधों में पाए जाते हैं कोशिका भित्ति। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 53 का बी। ओ सॉरी, यहाँ पे पूछ रहा है कि नहीं होती है, ये मानव में कोशिका भित्ति नहीं होती है, ये गलत हो जाएगा। तो किसमें नहीं होती है, मानवों में कोशिका भित्ति नहीं होती है। मानवों में क्या होती है, सिर्फ कोशिका झिल्ली पाई जाती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए 54 की ओर बढ़ेंगे। कौन से कोशिकांगों के अपने ही डीएनए और राइबोसोम होते हैं। आपको बताने की कौन सी कोशिका है जो खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम लेके घूमते हैं, यानी उपस्थित होते हैं। आपके ऑप्शन है गोल्जी काय और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन बी पे है सूत्रकनिका और लवक, ऑप्शन बी पे है लवक काय और गोल्जी बॉडी, ऑप्शन डी पे है सेंट्रोसोम और लवक। बताने आपको किसका अपना डीएनए और अपना राइबोसोम होता है। तो 54 का क्या हो जाएगा, सूत्रकणिका और लवक। इसका सूत्रकणिका किसको बोलते हैं, क्रोमोसोम को। क्रोमोसोम का अपना डीएनए और राइबोसोम होता है लवक का। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 55 देखेंगे। निम्नलिखित में से कथन रसधानी यानी वैक्यूल के बारे में सही क्या है, सही नहीं है, ये पूछ रहा है। कौन से ये 4 ऑप्शन है जिसमें सही नहीं है वैक्यूल्स के बारे में, यानी रसधानी के बारे में। ऑप्शन ए पे पादपों में एक बड़ी केंद्रीय रसधानी होती है जो कुल कोशिका आयतन 90% घेर सकती है। ऑप्शन बी पे वनस्पति कोशिकाओं में रसधानी स्फीति एवं दृढ़ता प्रदान करती है। ऑप्शन सी पे अमीबा में रसधानी पोषक में भूमिका होती है। ऑप्शन डी पे है जंतु कोशिका में रसधानी होती ही नहीं। तो 55 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी जंतु कोशिकाओं में रसधानी होती नहीं है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 56। एक कोशिका लिपिड का संश्लेषण में असमर्थ है, उसका निम्नलिखित में कौन सा कोशिकांग दृष्टिगत हो सकता है, यानी कौन सा जो कोशिकांग है वो खराब होगा, इसलिए उसका लिपिड का संश्लेषण नहीं हो पा रहा। ऑप्शन ए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन बी गोल्जी बॉडी, ऑप्शन सी लाइसोसोम, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसी के कारण लिपिड का संश्लेषण नहीं हो पा रहा है। यानी ये आपके 56 क्वेश्चन जो कि
सेल चैप्टर से हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है सभी परीक्षाओं के लिए। अगर आपको इस वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपने कितना सही किया है, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ ले। तब तक के लिए धन्यवाद।